नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि जीडीपी ग्रोथ एट 6.5% इन 2024-25 स्लोवेस्ट सिंस द पैंडेमिक। 2024-25 में दुनिया में सबसे अधिक 6.5% रही है भारत की विकास दर यानी ग्रोथ रेट। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना हुआ है और सर्विस और कृषि सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन की बदौलत गत वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से लेकर के मार्च में जीडीपी विकास दर 7.4% रही है। इसकी सहायता से आरबीआई व सरकार के पूर्व अनुमान को सही ठहराते हुए संपूर्ण वित्त वर्ष में देश की विकास दर 6.5% दर्ज की गई, जो दुनिया के सभी प्रमुख देशों से अधिक है। हालांकि यह दर गत 4 वर्षों में सबसे कम है। वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% दर्ज की गई थी। गत वित्त वर्ष में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने काफी निराश किया है और इसकी वृद्धि दर 4.5% रही, जबकि इससे पूर्व के गत वर्ष में यह दर 12.3% थी। गत वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद भारत की अर्थव्यवस्था का आकार यानी साइज की बात करें, भारत की अर्थव्यवस्था के साइज की बात करें जो चालू मूल्य पर लगभग 331 लाख करोड़ रुपए, आधार वर्ष इसका 2011-12। अगर वहीं बात करें आधार वर्ष 2011-12 के मूल्य पर तो यह लगभग 188 लाख करोड़ रुपए का रहा है। अगर बात करें कि वर्ष 2024 में प्रमुख देशों की वास्तविक विकास दर प्रतिशत में 2024 के हिसाब से अगर बात करें में प्रमुख देशों की वास्तविक विकास दर अगर प्रतिशत में बात करें तो सबसे अधिक भारत की रही है 6.5%, उसके बाद चीन की 5%, इंडोनेशिया की भी 5%, ब्राजील की 3.4%, अमेरिका की 2.8%, मैक्सिको की 1.5%, यूके की 1.1%, फ्रांस की 1.1% और जापान की 0.1 रही है। उसमें सबसे अधिक भारत की रही है। ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये हेल्थ सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कंडक्ट नीट पीजी इन वन शिफ्ट, मेक नेसेसरी अरेंजमेंट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। नीट पीजी परीक्षा एक शिफ्ट में कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 पालियों में परीक्षा कराना मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा नीट पीजी एक ही पाली यानी वन शिफ्ट में कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 2 पाली में परीक्षा कराने की दलील खारिज करते हुए कहा कि 2 पाली में परीक्षा आयोजित करना मनमानी होगी क्योंकि 2 प्रश्न पत्र कभी एक जैसे नहीं हो सकते। नीट पीजी 15 जून को होनी थी। इसमें लगभग 2.4 लाख यानी 2,40,000, इसमें लगभग 2.5 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यह परीक्षा एक ही पाली में होगी और यह आदेश जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीबी संजय कुमार और जस्टिस एनबी अंजारिया की पीठ ने नीट पीजी 2 पाली में कराए जाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए आदेश में कोर्ट ने कहा कि 2,42,678 छात्रों ने नीट पीजी परीक्षा के लिए आवेदन किया है। यह परीक्षा पूरे देश में आयोजित की जाती है और न कि एक शहर में। ठीक है, क्योंकि अगर 2 पाली में परीक्षा कराया जाता है तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी होगी। हो सकता है किसी पाली में पेपर इजी आ जाए, दूसरी पाली में टफ आ जाए, तो जिसमें टफ आ जाएगा उन स्टूडेंट के साथ थोड़ा गलत होगा, नाइंसाफी होगी। इसलिए ये कदम इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी द हिंदू ने कवर किया था और ये भी इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि गवर्नमेंट मीट फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ 4.8% फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पाने में सफल रही सरकार। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे, क्योंकि सीएजी यानी महालेखा नियंत्रक की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार सरकार ने 2024-25 के लिए जीडीपी के 4.8% के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पा लिया है। पिछले वित्त वर्ष का राजकोषीय घाटा 15,77,270 करोड़ रुपए रहा, जो फरवरी में संसद में प्रस्तुत रिवाइज एस्टिमेशन यानी संशोधित अनुमान 15,69,527 करोड़ रुपए के लगभग बराबर है। 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार का एक्सपेंडिचर यानी व्यय 46.55 लाख करोड़ रुपए था। अगर बात करें कि वित्त वर्ष 2024-25 में सेक्टर के हिसाब से विकास दर प्रतिशत क्या रहा है, तो कृषि व वन का 4.6, माइनिंग का 2.7, मैन्युफैक्चरिंग का 4.5, बिजली गैस पानी आदि का 5.9 और कंस्ट्रक्शन का 9.4,
और सर्विस सेक्टर जिनमें व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार और उससे जुड़ी हुई सेवा 6.1, वित्त, रियल एस्टेट व प्रोफेशनल सेवा 7.2, लोक प्रशासन, रक्षा व अन्य 8.9। तो ध्यान रखिएगा, ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है इकोनॉमी के साथ साथ इन्वायरमेंट सेक्शन की भी न्यूज होगी ये, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि वाहनों के स्क्रैप नीति पर अमल के लिए राज्यों को मिलेंगे 2000 करोड़ रुपए। पुराने और अपनी समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए इस वर्ष केंद्र सरकार राज्यों को 2000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराएगी। ध्यान रखिएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा घोषित वाहन स्क्रैप नीति को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को यह पैसा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा, किंतु इसके लिए राज्यों को पंजीकृत वाहन स्क्रैप फैसिलिटी और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का पूरा नेटवर्क स्थापित करना होगा। वाहन स्क्रैप नीति के अनुसार 15 वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप किया जाना है। निजी और व्यावसायिक वाहनों की अवधि के संदर्भ में राज्यों में अलग अलग समय सीमा है। इस योजना के अगर उद्देश्य की बात करें तो पुराने वाहनों को हटाकर पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, सड़क सुरक्षा में सुधार करना और राज्यों को दी जाने वाली सहायता से संबंधित वित्त मंत्रालय के नीति संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर अतिरिक्त मोटर वाहन टैक्स छूट देने वाले राज्यों को 200 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इस सहायता से राज्यों की यह शिकायत दूर होने के आसार हैं कि उन्हें मोटर वाहन टैक्स में अतिरिक्त छूट देने से क्षति हो रही है। इस कारण से वाहन स्क्रैप नीति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं और वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं जिन्हें 200 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि बंगाल, हरियाणा के लिए 100 और झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और दिल्ली को 50 करोड़ रुपए इस वर्ष प्राप्त होंगे। ध्यान रखिएगा, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। मेंस में यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए क्या है स्क्रैप पॉलिसी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि अब सिर्फ सद्भावना के आधार पर काम नहीं करेगा भारत। कोलंबिया में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत ने सद्भावना में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि की थी, किंतु पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यानी प्रायोजित आतंकवाद की वजह से पिछले कई वर्षों में बार बार सद्भावनाओं को छला गया है। भारत अब सिर्फ सद्भावना के आधार पर काम नहीं कर सकता, अब भारत केवल अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है। थरूर ने कहा कि दशकों से भारत के विरुद्ध आतंकवाद और थोपे गए संघर्षों के बावजूद सिंधु जल संधि कायम रही, किंतु वर्तमान सरकार ने अब संधि को निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 1960 में सद्भावना के तौर पर पाकिस्तान को सिंधु जल संधि का प्रस्ताव किया था। संधि की प्रस्तावना में ये शब्द हैं, किंतु पिछले 4 दशकों में आतंकी वारदातों के जरिए सद्भावना को बार बार छला गया है। आतंकवाद और हमारे विरुद्ध युद्धों के बावजूद संधि कायम रही, किंतु इस बार हमारी सरकार ने संधि निलंबित कर दी है। यह तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान की ओर से संतोषजनक संकेत नहीं मिल जाता कि वह संधि की प्रस्तावना में उल्लेखित सद्भावना के अनुसार आचरण करने के लिए तैयार है। हमें अच्छे से पता है कि संधि बरकरार रखने के मामले में हम उदार पड़ोसी रहे हैं। हम ऊपरी इलाके में हैं। हमने पाकिस्तान को उदारता से वह पानी दिया है जिसका संधि के अंतर्गत वह हकदार है। हमने संधि के अंतर्गत अपने हक वाले सारे पानी का भी प्रयोग नहीं किया, किंतु सद्भावना के आधार पर एक तरफा कार्रवाई करने का समय अब हमारे पास नहीं है। आतंकवाद के विरुद्ध भारत का सख्त रुख दोहराते हुए थरूर ने कहा कि 22 अप्रैल को भारत पर भयंकर आतंकी हमला हुआ। दुनिया ने इसकी कड़ी निंदा की, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस देश पाकिस्तान ने भी नहीं की जहां से ये लोग आए हुए थे। तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। इस न्यूज को दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण ने कवर किया था और ये न्यूज डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र की है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 17 महिला कैडेटों ने रचा कीर्तिमान एनडीए के पासिंग आउट परेड में शामिल हुई और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से 300 से अधिक पुरुष साथियों के साथ ये स्नातक हुई। भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में शुक्रवार को एक नया अध्याय लिखा गया। पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी के पहले सह शिक्षा बैच में शामिल 17 महिला कैडेट 300 से अधिक पुरुष साथ के साथ पासिंग आउट में शामिल हुई। इन 17 महिला कैडेट्स ने
स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है और कैडेट खड़कवासला में ट्रेनिंग एकेडमी के परेड ग्राउंड में अंतिम पक से गुजरे। इस प्रशिक्षण एकेडमी को नेतृत्व का उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है और ये महिला कैडेट्स अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वर्ष 2021 में यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने महिलाओं को डिफेंस एकेडमी में आवेदन करने की अनुमति दी थी। महिला कैडेटों का पहला बैच एनडीए के 148वें पाठ्यक्रम में 2022 में शामिल हुआ था। 339 कैडेट्स, जिनमें 17 महिला कैडेट्स भी शामिल हैं, को दिल्ली स्थित जेएनयू से गुरुवार को दीक्षांत समारोह में डिग्री प्रदान की गई थी। पूर्व सेना प्रमुख और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। एकेडमी के कैडेट कप्तान उदयवीर नेगी ने 148वें पाठ्यक्रम की परेड का नेतृत्व किया और इस अवसर पर जनरल वीके सिंह ने कहा कि आज का दिन एकेडमी के इतिहास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि महिला कैडेटों का पहला बैच एनडीए से पास आउट हो रहा है और यह समावेशिता और सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक मील का पत्थर है। ये युवतियां नारी शक्ति का प्रतीक हैं। यह न केवल महिलाओं के विकास बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को साकार करने वाला है। तो ये ऐतिहासिक पल है, इसलिए क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, हो सकता है निबंध से जुड़ा हुआ या फिर जीएस में पूछ सकता है। तैयार रहिएगा। तो साथियों, आज के चौड़ी अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।